प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए जेसीईआरटी द्वारा हिस्ट्री का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इतिहास के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। वर्ग 11 विषय इतिहास पूर्णांक 40 समय 1.5 घंटा का। इसका पहला क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब हुई थी? तो यह हुआ था 31 अक्टूबर 1517 में। फिर एग्रेसियस लोयला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की? तो 31 जुलाई 1540 में। किस पेड़ के नाम पर ब्राज़ील देश का नाम पड़ा? तो वो है ब्राज़ील, जिसको रेडवुड वृक्ष भी कहते हैं। इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो कुस्को या फिर कुज्को भी कहीं कहीं लिखा रहता है बच्चों, दोनों एक ही चीज़ है। कुस्को भी आप लिख सकते हैं, कुज्को भी लिख सकते हैं। पांचवा है, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो 1780 से 1850 के दशक में। फिर लुडिज्म आंदोलन कब हुआ? तो 1811 से 1817 के बीच हुआ था। आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर सन यात सेन, या फिर इस तरह भी लिखा रहता है बच्चों, सुन डैश यत डैश सेन, दोनों एक ही चीज़ है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या थे? तो पाप स्वीकारोक्ति पत्र की बिक्री सबसे पहले जर्मनी के ब्रेटनबर्ग शहर में की गई थी। यूरोप में उस पर पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। उस काल में यूरोप में चर्चों का आधिपत्य होता था। पोप ने अत्यधिक धन संग्रह करने के उद्देश्य से उस समय क्षमा पत्रों या पाप स्वीकारोक्ति पत्रों को अपने पादरियों द्वारा जनता में बिकवाना शुरू कर दिया। पाप स्वीकारोक्ति पत्र की बिक्री सबसे पहले 1817 में हुई। जर्मनी के विटेनबर्ग शहर में शुरू हुई, जब पोप का एक प्रतिनिधि टेटजेल ने विटेनबर्ग सबसे पहले पाप स्वीकारोक्ति पत्रों की बिक्री का आरंभ किया। पोप के आदेशानुसार इन पत्रों को खरीदने वाला अपने पापों से मुक्त हो जाया करता था और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। तब उस समय मार्टिन लूथर किंग ने इन पत्रों का विरोध किया। फिर है, एज़टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। तो एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर की जा सकती है। पहला, एज़टेक सभ्यता के लोगों को कृषि का ज्ञान तो था, परंतु पशुपालन का ज्ञान नहीं था। मेसोपोटामिया के लोग कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। फिर है, एज़टेक सभ्यता के लोगों की भाषा नाउ आर्ट थी। उन्होंने चित्रात्मक ढंग से इतिहास की घटनाओं का अभिलेखों के रूप में वर्णन किया है। मेसोपोटामिया के लोग कलाकार लिपि का प्रयोग करते थे, एक प्रकार से यह भी चित्रात्मक लिपि थी। तीसरा है, एज़टेक सभ्यता वालों के पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 260 दिन होते थे। उनका पंचांग धार्मिक समारोहों से जुड़ा था। मेसोपोटामिया वालों ने चंद्रमा पर एक पंचांग का निर्माण किया। उसमें 30 से 30 दिनों के 12 महीने होते थे। एज़टेक सभ्यता के समान मेसोपोटामिया का समाज भी अनेक वर्गों में विभाजित था। 10वां क्वेश्चन है, किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे अधिक अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया? तो स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, स्पेन और पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति ने उन्हें अटलांटिक पारगमन की प्रेरणा दी। इन देशों का अटलांटिक महासागर पर स्थित होना उनके लिए अटलांटिक पारगमन का प्रथम महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा है, एक स्वतंत्र राज्य बनने के बाद पुर्तगाल ने मछुआही एवं नौकायान के क्षेत्र में विशेष प्रवीणता प्राप्त कर ली। पुर्तगाली मछुआरे एवं नाविक अत्यधिक साहसी थे और उनकी सामुद्रिक यात्राओं में विशेष अभिरुचि भी थी। तीसरा है, पुर्तगाली शासक प्रिंस हेनरी वस्तुतः नाविक हेनरी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने नाविकों को जलमार्गों द्वारा नए नए स्थानों की खोज के लिए प्रोत्साहित किया। उसने पश्चिमी अफ्रीकी देशों की यात्रा की तथा 1415 ईस्वी में सिरेस पर हमला किया। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने अनेक अभियान आयोजित करके अफ्रीका के वोजाडोर
अंतर्द्वीप में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाविकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल की भी स्थापना की। परिणामतः 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक कोविल्हम ने भारत के मालबारा तट पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार स्पेन वासियों ने नाविक कोलंबस को भारत की खोज के लिए धन से यथासंभव सहायता की। निसंदेह कोलंबस ने अटलांटिक सागर से होकर भारत पहुंचने का प्रयास किया, परंतु संयोगवश वह अमेरिका की खोज करने में समर्थ हो गया। पाँचवा है, 15वीं शताब्दी के अंत तक स्पेन ने यूरोप के सर्वाधिक महान सामुद्रिक शक्ति होने का गौरव प्राप्त कर लिया था। अंततः सोने चांदी के रूप में अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें बढ़ चढ़कर अटलांटिक पारगमन यात्राओं में भाग लिया। पोप के आशीर्वाद ने भी स्पेन और पुर्तगाल को अटलांटिक पारगमन यात्राओं की प्रेरणा दी। इसका कारण यह था कि इस दौरान जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देश प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाकर पोप के विरोधी बन चुके थे, अतः पोप का आशीर्वाद स्पेन और पुर्तगाल के साथ था। 11 क्वेश्चन है, नहर और रेलवे परिवहन की सापेक्षिक लाभ क्या क्या है? तो नहर तथा रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, नहरों के सापेक्षिक लाभ। नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखानों तक ले जाना काफ़ी सरल हो गया है। नहरों द्वारा माल का आयात व निर्यात सबसे सस्ता पड़ता था। बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहरवासियों को सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हुए। अन्य साधनों की अपेक्षाकृत नहरों द्वारा की जाने वाली यात्रा में कम समय लगता था। अब रेल परिवहन के सापेक्षिक लाभ। तो इंग्लैंड के औद्योगिकरण में रेलवे का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। दूसरा, रेल परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल गया। रेल की गति नहर के यातायात के साधनों की अपेक्षा तीव्र थी और उस पर बाढ़, सूखे या तूफान का प्रभाव नहीं पड़ता था। तीसरा है, रेल संचार का सबसे सस्ता व सरल साधन था, जिससे लोगों को यात्रा करने में आराम हो गया। फिर है, मेज पुनर्स्थापन से आप क्या समझते हैं? तो जापान में मेंजी पुनर्स्थापन के कारण मेंजी पुनर्स्थापन का महत्व। मेंजी पुनर्स्थापन 19वीं शताब्दी में, यहाँ से लिखना बच्चों, ये थोड़ा सा लाइन मिस्टेक हो गया। मेंजी पुनर्स्थापन यहाँ से आपको लिखना है। मेंजी पुनर्स्थापन 19वीं सदी में जापान में घटित एक घटनाक्रम था, जिससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिनसे जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक तथा सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। इस क्रांति द्वारा सैद्धांतिक रूप से सम्राट की सत्ता को पुनः स्थापित किया गया तथा नए सम्राट ने मेइजी की उपाधि धारण की। पश्चिम की सामुद्रिक शक्तियों के से व्यापारिक संबंधों की नवीन जापान के उदय की घोतक थी। 1868 में जापान में तोकुगावा शोगुनों की शक्ति का अंत हुआ और अभी तक निष्क्रिय रहे जापान के सम्राट ने राजशक्ति को अपने हाथ में ले लिया। जापान के जिस सम्राट के शासनकाल में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ उसका नाम था मित्सुहितो था। वह 1887 में सिंहासन रूढ़ हुआ था। उसने 1868 में मेंजी मतलब प्रकाशपूर्ण शांति की उपाधि धारण की। सत्ता परिवर्तन की इस घटना को जापान के इतिहास में मेजी ईशिन अथवा मेंजी पुनर्स्थापन के नाम से जाना जाता है। अगला है, 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे? तो 1911 ईस्वी के चीनी क्रांति के मुख्य कारण थे। पहला, मंचू राजवंश की दुर्बलता। दूसरा है, पाश्चात्य जगत से संपर्क चीनी क्रांति का एक प्रमुख कारण था। तीसरा है, चीन की क्रांति का एक प्रमुख कारण आर्थिक दुर्दशा भी था। चीन की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, किंतु सरकार उसके भोजन की इंतजाम करने में असमर्थ थी। देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी वह जनता के लिए पर्याप्त नहीं थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। तो पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव। पहला, पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा यूरोप महाद्वीप के देश पुराने विचारों को छोड़कर आधुनिक विचारों को अपनाने लगे थे। दूसरा, आधुनिक विचार के साथ जीवन शैली में बदलाव आया। तीसरा, पुराने अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों का अंत हुआ। चौथा, शिक्षा, यहाँ और हो जाएगा, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हो रहा था। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है बच्चों, धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव। पहला, राजनीतिक प्रभाव। इसने
यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन, यहाँ प्रोत्साहन ठीक से लिखिएगा बच्चों, प्रोत्साहन दिया और राजाओं की निरंकुश सत्ता को मान्यता दे दी। फ्रांस तथा स्पेन को छोड़कर यूरोप के अधिकांश देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई। कैथलिकों तथा प्रोटेस्टेंटों के बीच धर्म के नाम पर 30 वर्षीय युद्ध हुआ, मतलब 1618 से 1648 ईस्वी तक। दूसरा है धार्मिक परिणाम। इस आंदोलन ने यूरोप के ईसाई देशों की एकता नष्ट कर दी। ईसाई जगत शब्द का नामो निशान मिट गया। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड के कुछ प्रदेश रोम के चर्च से अलग हो गए। यूरोप में धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत नैतिकता का उदय हुआ। ईसाई धर्म में 3 संप्रदायों का जन्म हुआ: लूथर का संप्रदाय, लूथेरियन, ज्विंगली को संप्रदाय विगलियन और कैल्विन का संप्रदाय प्रेस्बिटेरियन। आर्थिक परिणाम। इस आंदोलन ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। रोमन चर्च ने सूदखोरी को अनैतिक और अधार्मिक बताया था, लेकिन प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ने इसे कानूनी घोषित कर दिया। इससे यूरोप में पूंजीवाद का विकास और व्यापार में वृद्धि हुई। चौथा है धर्म सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीय भाषा तथा साहित्य के विकास को प्रोत्साहन दिया। लूथर ने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में करके लैटिन भाषा के महत्व को कम कर दिया। अब धार्मिक साहित्य राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवादित तथा प्रकाशित होने लगा। पांचवा है धर्म सुधार विरोधी आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलनों ने धर्म सुधार विरोधी आंदोलन को जन्म दिया। इस धर्म सुधार विरोधी आंदोलन के फलस्वरूप कैथोलिक धर्म में अनेक सुधार किए गए तथा रोमन चर्च के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया। इससे प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति रुक गई। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसने यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित किया। वास्तव में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाएं सिद्ध हुई। इसके साथ ही मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का आगमन हुआ। 16 है ऐसे कौन से कारण थे जिसने 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली। तो 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपियन समुद्री यात्राओं ने एक महासागर को दूसरे महासागर में जोड़ने के लिए समुद्री मार्ग खोल दिए। सन 1380 ईस्वी में ही दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हो चुका था। इस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से यूरोप वासियों ने नए नए क्षेत्रों की ठीक जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त यात्रा के साहित्य और विश्व वृत्तांत व भूगोल और लिखी पुस्तकों ने 15वीं शताब्दी में अमेरिका महाद्वीप के बारे में यूरोप वासियों के दिलों में रुचि उत्पन्न कर दी। स्पेन और पुर्तगाल के शासक इन नए क्षेत्रों की खोजों के लिए धन देने को तैयार थे और ऐसा करने के लिए उनके आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य भी थे। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौ संचालन को सहायता देने वाले कारण निम्नलिखित हैं। पहला था यूरोप महाद्वीप के बहुत से लोग जैसे पुर्तगाल एवं स्पेन के निवासी एवं उसके शासक दूसरे देशों से सोना और चांदी प्राप्त करके विश्व के सबसे अमीर लोग बनना चाहते थे। इसका कारण था कि प्लेग और युद्धों के कारण जनसंख्या में अत्यधिक कमी आई और व्यापार में मंदी आ गई। दूसरा है संसार के कुछ देशों के वासी अपनी ख्याति एवं प्रसिद्धि दुनिया के लोगों के सामने रखना चाहते थे और ऐसा करने के लिए वे अनेक समुद्री यात्राओं पर निकल पड़े। तीसरा है यूरोप के ईसाई अधिक से अधिक लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए दूर दूर के देशों की यात्राएं करने को तैयार थे। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप एशिया के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। ऐसा समझा जाता था कि व्यापार के समांतर यूरोपीय लोग का इन देशों में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तथा वे इन गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में अपनी बस्तियां स्थापित कर लेंगे। इस प्रकार बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्मपरायण ईसाइयों को यूरोपीय नौसंचालन कार्यों की ओर उन्मुख किया। 17 नंबर क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को जन्म दिया कैसे। तो दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को निम्न कारणों से जन्म दिया। पहला है दक्षिणी अमेरिका की खोज से पुर्तगाल और स्पेन को भारी मात्रा में सोने चांदी की प्राप्ति हुई है। इसे देखकर फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड और इटली जैसे देश आश्चर्यचकित रह गए। फलतः ये देश भी अमेरिकी महाद्वीपों में अपनी अपनी बस्तियां बनाने के लिए प्रयास करने लगे। इस प्रकार उपनिवेशवाद और वहाँ का प्राकृतिक दोहन करने के दौर में विश्व के अनेक देश सम्मिलित हो गए। दौर की जगह दौड़ होगा बच्चों। दोहन करने के दौड़ में विश्व के अनेक देश सम्मिलित हो गए। दूसरा है इस क्रम में स्पेन ने मध्य और
दक्षिणी अमेरिका के अनेक हिस्सों पर तथा फ्लोरिडा एवं आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पुर्तगाल ने ब्राज़ील पर अधिकार कर लिया। इंग्लैंड ने अटलांटिक सागर की तटवर्ती 13 बस्तियों, कैरिबियन सागर के कुछ टापुओं तथा मध्य अमेरिका में ब्रिटेन होंडुरास पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। हॉलैंड ने उत्तरी अमेरिका की हडसन घाटी तथा कैरिबियन के कुछ द्वीपों सहित गुयाना पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उपनिवेशवाद की दौड़ में स्वीडन भी पीछे नहीं था। उसने भी उत्तरी अमेरिका की प्रसिद्ध घाटी दिलावरे नदी की घाटी पर अपना अधिकार जमा लिया। तीसरा है, अमेरिका की खोज यूरोपियन देशों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी सकारात्मक रही। इन देशों में सोने चांदी की बाढ़ सी आ गई। फलतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण को काफ़ी बढ़ावा मिला। 1560 ईस्वी में लगभग 40 वर्षों तक सैकड़ों जहाज निरंतर दक्षिण अमेरिका की खानों से चांदी स्पेन लाते रहे। औद्योगिकरण के विस्तार से यूरोपीय कारखानों द्वारा भारी मात्रा में उत्पादन तैयार किया जाने लगा, जिसे बेचने के लिए नए नए बाजारों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इससे भी उपनिवेशवाद को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप विश्व के सभी समृद्ध देश उपनिवेशवाद की दौड़ में शामिल हो गए। बहुत जल्द ही अफ्रीका और एशिया के अनेक देश विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश बन गए। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहां के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहां के जनजीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, रेलवे के आ जाने से जहां साम्राज्यवादी राष्ट्रों के कारखानों के लिए कच्चे माल तथा खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति होने लगी, वहीं गुलाम देशों को इन साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा और भी अधिक शोषण किया जाने लगा। फलतः उनकी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई। दूसरा, रेलवे के विकास के कारण जहां साम्राज्यवादी देशों के लोग धनवान होते गए, वहीं पर उसके कारण उपनिवेशी देशों की जनता बेकार और गरीब होती चली गई। तीसरा है, रेलवे के विकास के फलस्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों को विशेष रूप से लाभ मिला, क्योंकि उसका तैयार माल तेजी से अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों में पहुंचने लगा और उन्हें अधिकाधिक लाभ मिलने लगा। किंतु इसके फलस्वरूप औपनिवेशिक राष्ट्रों के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा। वहाँ पर निधनता, शोषण व भूखमरी चारों तरफ फैल गई। रेलवे का विकास खासकर साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए लाभप्रद रहा, क्योंकि इससे उन्हें कच्चे माल को ले जाने और तैयार माल को अपने अधीन राष्ट्रों में खपत करने का पूरा अवसर मिलने लगा। औपनिवेशिक राष्ट्रों में रेलवे का निर्माण साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए किया था। पांचवा है, साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा स्वतंत्र किए जाने पर अब रेलवे के विकास का लाभ उन राष्ट्रों को भी मिलने लगा जो सदियों से इसके लाभों से वंचित रह गए थे। अब उन राष्ट्रों की सरकारों को रेलवे से अत्यधिक आय हो रही थी। छठा है, रेलवे के निर्माण से साम्राज्यवादी देशों ने बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक विद्रोहों का सुगमता से मुकाबला किया। इसका कारण यह था कि फौजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता था, ताकि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत आंदोलनकारियों के लिए यह विकास प्रतिक्रियावादी था। सातवां, भारत जैसे औपनिवेशिक राष्ट्र के लिए रेलवे का बड़ा ही महत्व है। इसकी सहायता से देश में राजनीतिक चेतना जागी। अब उपनिवेशों के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के मत विचारों का संचार आसानी से होने लगा, जबकि यह संचार उपनिवेशवाद के लिए घातक था। आठवां है, रेलवे के निर्माण से औपनिवेशिक राष्ट्रों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचा। इससे इन राष्ट्रों के व्यापार में वृद्धि हुई। हम कह सकते हैं कि उनका आंतरिक व्यापार चमक उठा, जबकि उपनिवेशों का देशी व्यापार छिन्न भिन्न हो गया। नौवां है, रेलों ने उपनिवेशों में आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहित किया। भारत जैसे उपनिवेश में रेलवे द्वारा सभी आंतरिक प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने का अवसर मिला। फलतः देश के विभिन्न भागों में आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी। और लास्ट पॉइंट है, उपनिवेशों में रेलवे के आगमन से अकालों की भीषणता को कम करने में सहायता मिली। इसकी सहायता से अभावग्रस्त एवं अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं शीघ्रतापूर्वक पहुंचाई जा सकती थी तथा समय रहते उचित कार्रवाई भी की जा सकती थी। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जापान के विकास के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह बदलाव आए। तो जापान का एक आधुनिक समाज में बदलाव रोजाना की ज़िंदगी में आए परिवर्तनों में भी देखा जा सकता था। परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध एवं संपन्न हुए, परिवारों के संदर्भ में नए विचार फैलने लगे। नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होम कहते हैं, का संबंध मूल परिवार से था, जहां
पति पत्नी साथ रहकर कमाते हैं और घर बसाते हैं। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ में नए तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार की मांग पैदा की। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों द्वारा शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन प्रति माह की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए गए। यह एक ऐसा समय था जब एक बैंक कर्मचारी मतलब उस शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की मासिक आय 40 येन प्रति मास थी। जापान के विकास के साथ साथ नवीन घरेलू उत्पादों जैसे कुकर, टोस्टर आदि का प्रयोग होने लगा। आधुनिकता के प्रसार से नवीन मध्यवर्गीय परिवारों को प्रभावित किया। ट्रामों के आने से आवागमन की गतिविधियां आसान हो गई। मनोरंजन के नए नए साधनों का आविष्कार हुआ। 1899 ईस्वी में फिल्मों का निर्माण होने लगा। सन 1925 ईस्वी में पहला रेडियो स्टेशन खोला गया। तो बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।